कल गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े क्या, यही नहीं? कल गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखें तो सुनिए ध्यान से कि ये कैसा दर्पण है, कौन सा गोलीय दर्पण है? अवतल दर्पण। क्या ये अवतल दर्पण इसे बोलेंगे नहीं। और इस तरह से जो रहता है, ये कौन से दर्पण है? इसको कौन सा दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोल। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता। और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान। क्या यह कहते हैं? ये ध्रुव है और इधर क्या होंगे? प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र। मध्य बिंदु को क्या कहते थे? फोकस। और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक, अब आगे सुनिएगा। इतना तक पढ़ चुके हैं कल के क्लास में। ठीक, कल के क्लास में देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है नो कि जब प्रकाश की किरणें प्रकाश के प्रधान पर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर चलकर आती है और दर्पण पर पड़ती है। ठीक, तो समांतर आकर के पड़ती है। तो ये जो होती है, ये दर्पण जो होती है गोली आती है, अवतल दर्पण खास करती है, ये सभी किरणों को क्या करती है? एक फोकस होकर गुजरती है, बात भी बताएं कल। और एक बिंदु पर ये मिलाने का काम करती है। दर्पण क्या करती है? एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है, सभी किरणों मिलाती है। और ये उत्तल दर्पण में क्या आती है? उत्तल दर्पण की क्या खासियत है? जब प्रधान अक्ष के समांतर चलकर के इसके दर्पण पर पड़े तो ये क्या करते हैं? लोग फैलाने का काम करते हैं प्रकाश। ये क्या करते हैं? प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। इसका खासियत यही है। और सबसे बहुत बड़ा विशेषता देखा जाए अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण क्या करते हैं? सभी साथ सुनिएगा। अवतल दर्पण जो होते हैं प्रकाश की किरणों को मिलाने का काम करती है, सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है। और जबकि उत्तल दर्पण क्या करती है? सभी किरणों को फैलाने का काम करती है। सभी किरणों को क्या करती है? फैलाने का काम करती है। और इसीलिए उत्तल दर्पण को जब बिंदुओं से एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल करके फैलती हुई प्रतीत हो या फैले तो उसे कैसा किरण पुंज कहा जाता था? अपसारी किरण पुंज। तो इसीलिए इसे कहते हैं अपसारी दर्पण भी। क्या कहते हैं इसे? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रही? फैला रही है। जब किरणें फैलती है तो प्रकाश के मतलब किरणों के समूह को फैलाने का काम जो करती है ना, उसे वही वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? और जो फैलाते हैं उसे कहते हैं अपसारी दर्पण। ये फैलाने काम कर रहा है, दर्पण फैलाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। और ये किरणें क्या कर रही है? एक बिंदु से आकर मिल रही है, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। इसे क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। ठीक, एक दर्पण एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रहे हैं, तो इसे कैसी दर्पण कहेंगे? अभिसारी। अभिसारी दर्पण क्यों कहेंगे इसे समझ चुके हैं। और इसे अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, अभिसारी किरण को समझते हैं, एक बिंदु पर आकर के सभी किरणें मिले तो उसे अभिसारी। ठीक, तो ये क्या दर्पण कर रही है? सभी किरणों के एक बिंदु पर मिलाने काम कर रही है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। और ये एक बिंदु से फैलाने का काम कर रही है कि नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। तो किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे? किस दर्पण को किस गोलीय दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे? किस गोलीय दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे? क्या ये जान चुके हैं? इसका एक खासियत जरूर याद रखिएगा कि आप सबसे बड़ी विशेषता गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण की है, और प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है और ये फैलाती है। उत्तल दर्पण क्या करती है? फैलाती है। क्या समझ चुके इतना? ठीक, और शांति सुनिए। जब ये किरणें ये प्रकाश के सभी किरणों को फैलाने का काम करती है, समझ रहे बात को, तो इससे वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। कौन दर्पण से? उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे हमेशा कौन सी प्रतिबिंब बनेगी? तो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगी। ठीक, लेकिन ये जो दर्पण है आपके सामने, कौन? अवतल दर्पण, ये किसी बिंदु पर मिलती हुई मतलब प्रकाश की किरणों को मिलाने का काम करेगी, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगी?
वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम करेगी। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब ये वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? किरणों के वास्तविक कटान से, समझ रहे हो? और प्रकाश के परावर्तन क्रिया के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये चीज़ें जानते हैं आप लोग क्या? अब इसमें देखना है क्या, और एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, जैसे देखिएगा कि वस्तु यहाँ पर रख लिया जाए तो ये एक किरणें ऐसे जाएगी, ठीक, और एक किरणें जो है इस तरह से जाएगी, इससे होकर के लंबवत रूप से पड़ेगी। ठीक, और ये देखिएगा कि ये क्या कर रही है, और समांतर जाती है कैसे गुजरती है? फोकस से नहीं, फोकस से होकर ये बात बताएं। अब ये किरणें जो है, और ये अभी जो अपने जो लंबवत पड़ती है और केंद्र से होती हुई पकड़ता केंद्र से तो अपने पथ पर लौटती है, और इसे भी देखिएगा इधर मिलती है ना ये किरणें क्या होती है? मिलती नहीं है, इधर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको ऐसे कीजिएगा, नहीं पीछे बढ़ाइएगा तो यहाँ जा कर के मिलती हुई प्रतीत होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कैसी प्रतिबिंब बन रही है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, कैसी प्रतिबिंब बन रही है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण की में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनते हैं। समझे? वास्तविक कटान से बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक कटान से बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो वे वस्तु से निकलती है प्रकाश की किरणें और दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं? उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की ये परिभाषा जानते हैं आप लोग। ठीक, तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो अवतल दर्पण क्या करती है? सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है। सभी बिंदु को क्या करती है? आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो सब बिंदु पर मिलाती है, इसलिए इसे कैसा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और ये फैलाने का काम करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में ज़्यादा करके प्रतिबिंब बनती है वास्तविक काल्पनिक, और इसमें वास्तविक नहीं बनते हैं। ठीक, तो इसे इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब देखेंगे। भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बनती है। ठीक, भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दूरियों पर बनेगा, और उसका प्रतिबिंब का प्रकार अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे, समझ रहे हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे, और किधर बनेंगे? बड़ा बनेंगे कि छोटा बनेंगे? इसका खासियत इसमें पाया जाता है ना प्रतिबिंब के, लेकिन इसमें केवल और केवल प्रतिबिंब क्या बनते हैं? हमेशा छोटा बनते हैं, काल्पनिक बनते हैं और हमेशा वस्तु से छोटा बनते हैं। समझ रहे बात को? अब आगे देखते हैं हम लोग। इतना तो समझ चुके हैं। तो किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को। और समतल दर्पण को मुंह देखना कहते हैं कि नहीं? उसमें वापस अधिकतर लोग क्या करते हैं? आईने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन इससे समतल दर्पण कितना तक समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम क्या कि अवतल दर्पण क्या देखेंगे? अवतल, यहाँ से आप लोग हेडिंग भी दीजिएगा। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। तो शांति सुनिएगा, इसका पहला बात याद रखिएगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। जब वस्तु ध्रुव को P से सूचित करते हैं और F से फोकस को। ठीक, फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? इस चीज को समझेंगे। ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा ठीक बनते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक, तो अवतल दर्पण चित्र बनाते हैं और समझते हैं इस बात को।
ये कौन सी दर्पण है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं उसे दोनों? प्रधान अक्ष। थोड़ा बात बड़ा ही बनाते हैं इसे। और ये बीचों बीच ये फोकस। और वस्तु कहाँ रखा गया? दोनों के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इस चीज को समझेंगे। पहले आप लोग को बताया रेनू कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु से निकल करके प्रधान अक्ष के समांतर चले तो ये कैसे गुजरती है? किससे होकर गुजरती है परावर्तन के बाद? फोकस से। तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी फिर इस तरह से फोकस से गुजरेगी। ठीक। और एक चीज इसको अति करेंगे हम लोग, लंबवत पड़े दर्पण पर। कैसे पड़े हम लोग? ये लंबवत पड़े, यानी वक्रता केंद्र से होकर के वस्तु दर्पण पर पड़े प्रकाश की किरणें। तो ये क्या होगी? अपने ही पथ पर लौट जाती है। अपने ही पथ पर क्या होती है? लौट जाती है। अब ये देखिए, ये कहीं नहीं भी कट करेगा डायरेक्ट, वास्तविक रूप से नहीं कट करेगा। इधर पीछे बढ़ा करके देखेंगे ये कहाँ पर मिलते हैं, और जहाँ पर मिलेगा और ये बात देखिए पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। ठीक। ये प्रतिबिंब मान लिया ये वस्तु ए बी है, और ये क्या बनेंगे प्रतिबिंब? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश ये क्या? वस्तु का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या? और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे। और ध्यान देंगे हम इस तरह से कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? तो पहले लिखेंगे दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? काल्पनिक बनते हैं। काल्पनिक बनते हैं। काल्पनिक कैसा? काल्पनिक में उल्टा सीधा, काल्पनिक सीधा। कैसा बनता है? सीधा। आप लोग को बताया भी गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा बनता है। और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। तो प्रतिबिंब देखिए हम जब बस इस चीज को पहले समझ चुके हैं, क्या इतना समझ चुके हैं? इसे नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए सुनिए, जब वस्तु यहाँ उतार नोट करनी आप लोग। ठीक। अब ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस के पर स्थित हो, क्या रखेंगे? ये ध्यान रखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा। ठीक। और वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा? बड़ा बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक। अब आगे देखिए कहाँ वस्तु को रखा गया है। ठीक। क्या इतना समझ चुके हैं? ठीक। ये देखिए कोई वस्तु मान लिया जाए, ये अवतल दर्पण है। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस पर। इस वस्तु को मान लिया जाए यहाँ रखा गया। ध्यान दीजिएगा, फोकस पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ठीक। सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, इस चीज को समझेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, एक किरणें प्रकाश इसको इस तरह समांतर गुजारेंगी, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक। ऐसे वस्तु से बहुत सारे किरणें निकलती है, लेकिन किरण आलेख का प्रतिबिंब दर्शाने के लिए दो ही किरणें काफी है। दो ही किरणें क्या काफी है? तो ये कैसे परावर्तित होगी बोलिए? फोकस से होकर, ये सब शर्तें हम लोग को बता चुके हैं क्या। और एक किरणें जो है उन्होंने जाएगी डायरेक्टली वक्रता केंद्र से होते हुए। कैसे? वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। लगेगा कि वक्रता लंबवत पड़ रही है दर्पण में। ठीक। इस तरह से तो ये क्या होगी? अपने ही पथ पर लौट जाएगी। और इसे देखिए ये लौटने के बाद कैसे किरणें जाएगी? इस तरह से। तो क्या ये कहीं पर मिलेगा जाकर के?
ये मिलेगा अनंत पे। कहाँ मिलेगा जा करके? अनंत पे मिलेगा। लौटने के बाद देखा जाए कि इसे लौटाइएगा और ये क्या क्या होगी, लंबत पड़ेगी, तो ये वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी और इस तरह से जाएगी कि नहीं, जाएगी नहीं। और ये देखिए तो ये कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर। ठीक, तो कोई वस्तु को जब अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब पूछा जाए कि कहाँ बनेंगे अनु, तो दर्पण के सामने अनु, यानी कहाँ बनेगा, तो अनंत पर। इतने याद रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, अनंत पर। ठीक, और पर यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या ये बात समझ चुके हैं? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया नु। अब आगे देखिए तीसरा चीज है। ठीक, तीसरा हम पढ़ते हैं इसका, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु फोकस एंड वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस चीज को समझेंगे। ठीक, पहले देख लीजिए इसको। वस्तु को कहाँ रखा गया है, और जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। कहाँ बनता है, अनंत पे। और अनंत पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक बनता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए नु कि वस्तु को रखा ही कहाँ गया है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु को रखा गया। ठीक, कहाँ रखा गया है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, मान लिया जाए। तो सुनिएगा ध्यान से कि इससे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत और चित्र, पहले देख लीजिए। प्रकाश की एक किरण निकालें इस वस्तु से समानांतर, तो ये कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। इस तरह से रखिए, प्रकाश की किरणें जा रही है, बात समझ लो, फोकस से। और जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाएगी, इससे होकर फोकस से होकर के दर्पण पर पड़े, फोकस से होकर के पड़े दर्पण पर, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। कैसे जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर। मानिए नहीं, यहीं पर काट दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर। ये चीजें समझ रहे हैं आप लोग। जब प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और जब फोकस से होकर जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मान जाए ए भी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बनेंगे। जिस बिंदु पर मिल रही है, वास्तविक कटान से कट रही है कि काल्पनिक कटान से, वास्तविक कटान से कट रही है। और ये कहाँ देखिए सी और एफ के बीच में, इधर अनंत है और इधर सी है। ठीक, तो यहाँ देखना है कि जब वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो बोलिए अनंत अधिक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये बनता है प्रतिबिंब। और ये कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और आकार इसका क्या होता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखिए बड़ा नजर आ रहा है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से बड़ा। तो जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। और यह प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा। और ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होते हैं, वस्तु से क्या होते हैं, बड़ा। ये डैश ये, क्या ये समझ चुके हैं, इसे नोट कीजिए।
चलिए नोट कर लिए। अब आगे देखिए नो, जब वस्तु, सुनिएगा ध्यान से, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ वस्तु नु, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पता है, बोल दिया गया है कि सी और एफ के बीच वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु से क्या बनता है, बड़ा। आप लिखेंगे किस चौथी बात है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, रोहन रखो चाबी अपने पास। अब आगे सुनिए, प्रकाश मतलब किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही किसी वस्तु को रखा गया। ठीक, और इस मान लिया ये वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चले, प्रधान अक्ष के समांतर चले नो, तो ये फोकस से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। और जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के पड़े नो दर्पण पर, किससे होकर के, फोकस से होकर के दर्पण पर पड़े, और ये क्या होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। कैसे जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर। और ये जो है नो प्रतिबिंब जो है वस्तु का बनता है कहाँ, तब फोकस पर। देख रहे हैं, प्रतिबिंब सॉरी वक्रता केंद्र पर ही बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और जिस साइज की वस्तु है उसी साइज से प्रतिबिंब भी बनता है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब के बारे में लिखने के लिए कहा जाए कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मतलब पहले तो लिख देंगे वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या ये बात समझ चुके हैं, इसे जल्दी नोट कीजिए। ठीक, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए इतना। अब आगे सुनिए नो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। और जब फोकस पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर बन रहा था, यही नहीं। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु के बराबर बड़ा या छोटा या बहुत बड़ा बन रहा था। कैसा बन रहा था, वस्तु से बहुत बड़ा। अब आगे सुनिए, लिखिए, पांचवा पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र बता चुके हैं। और लिखे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जानेंगे ना कि उसका प्रतिबिंब कैसा, कहाँ और किस आकार के बनेंगे, किस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेंगे। तो पहले चित्र को देखेंगे, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है आपके सामने। और वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखा गया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है। देखिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही रखा गया है। ये एफ होता है, ये ध्रुव होता है,
और वस्तु को कहाँ रखा गया, देख रहे हैं। और वस्तु का जब अनंत, सुनिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब याद रखिएगा कि ये इसके बीच बनता है, सी और एफ के बीच। कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच। और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसे कैसे चित्र में दर्शाएंगे? एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और किससे होकर के गुजार देंगे, फोकस से होकर के जाएगी। बोलिए, फोकस से होकर के जाएगी और एक किरण को किससे होकर के गुजारेंगे? फोकस से होकर के गुजारेंगे। और ये जो किरणें हैं टेढ़ी मेढ़ी में होना चाहिए थोड़ा, स्केल है नहीं कि आप लोग को सीधा हम खींच सकते हैं। प्रकाश की किरणें समझ जाइएगा आप लोग कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इस तरह से जाएंगे। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है किसके बीच? वक्रता है केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, समझ जाइए वास्तविक। तो ये मान लिया बी डैश, ये डैश बनाना। और वस्तु का साइज देखिए, प्रतिबिंब का साइज देखिए क्या है, बड़ा कि छोटा? छोटा है। आराम से लिखिए ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और कैसा यह प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छोटा बनता है। इसे नोट कीजिए जल्दी। क्या समझे कि नहीं? ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए? ऐसे सुनिए जी, नोट कर लिए ना आप लोग? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच। और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा कि बड़ा बन रहा था? छोटा बन रहा था। कैसा बन रहा था? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। क्या इतना समझ चुके हैं? अब आगे देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ठीक, क्या लिखेंगे अब? छठा पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब देखें कि कैसा बनता है, कहाँ बनेगा और किस प्रकृति के बनेगा? वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा? वस्तु को कहाँ रखा गया? अनंत। और अनंत पर कोई वस्तु हो तो अनंत पर कौन है? मानिए सूर्य। और वहाँ से अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें रखो वहीं पर, ये डिस्टर्ब करने आते, इसको मारना तो कल से रही। क्लास चल रहा है, बार बार आकर के अतिथि तंग कर रही है। सुनिएगा ध्यान से। अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं, दर्पण पर पड़ती है आकर के समानांतर। कैसे पड़ती है? समानांतर। और अनंत पर जब वस्तु रखी रहती है, सॉरी अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। और बहुत ही छोटा बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही छोटा। मान लिया प्रकाश की समांतर किरणें चल करके आई, दो किरणें और दर्पण पर पड़ रही। कहाँ पर रही है? अब तक दर्पण पर पड़ रही है। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण। कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण। और ये जो होती है आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। नियम तो जानते हैं आप लोग, जानते हैं बाबू? बोलिए, जानते हैं कि नहीं? जब केंद्र पर ध्रुव पर पड़ता है तो जिस कोण से बनाते हुए, जिस कोण को बनाते हुए पड़ती है प्रधान अक्ष के साथ, उसी कोण को बनाते हुए क्या होती है? परावर्तित होती है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे खाली देखेंगे, ये परावर्तन करेंगे। ये क्या करेंगे? प्रकाश को परावर्तन करते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस। और अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी है और यहाँ पर फोकस पर बन रहा है कितना? बहुत छोटी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो फोकस। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर।
और यह प्रतिबिंब कैसा होता है नु वास्तविक। यह प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक, और यह प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग जानते हैं उल्टा ही बनता है, ठीक। और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो छो स्थिति में देख रहे हैं, छो स्थिति अभी तक पढ़े हैं। छो दर्पण के सामने छो जगह रखा गया वस्तु को, तो एक केस में क्या हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब बना, और 5 केस में क्या बना वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज और बचा हुआ है कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए तब दर्पण के सामने ध्रुव पर रखा जाए। समझ रहे बात को, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब आगे सुनिए ध्यान से, ये बना सकते हैं आराम से। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी का प्रतिबिंब खींचना रहता है, आराम से दूर गिरने, बाकी सब को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, ध्रुव पर, कहाँ स्थित हो, जब वस्तु पोल पर ही स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब के बारे में देखा जाए। वस्तु ये है अवतल दर्पण, और इसके ध्रुव पर सटा दीजिएगा। क्या इससे किरण आलेख खींचना संभव है? क्या किरणें को दर्शाया जा सकता है? आप नाक को सटा दीजिए इसमें, समझ रहे हो? क्या सटा हुआ चीजें यहाँ पर है, तो क्या इससे पता चलेगा? किरण दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ध्रुव पर प्रतिबिंब बनती है, ध्रुव पर जो प्रतिबिंब होता है यह प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और क्या बनता है? सीधा बनता है। और कहाँ बनता है? ध्रुव पर ही। कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। जब यहीं किरणें रह गई यहीं पर बनेगी। आभासी सीधा बनता है और ये ध्रुव पर ही बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। तो हम लोग जान चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है दो केस में बनता है। कब बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। जब कहाँ स्थित हो? ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। और यहाँ पर जब ध्रुव पर ही वस्तु को रखा गया है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर ध्रुव पर ही बनता है। तो 7 चीजें जान चुके हैं। अवतल दर्पण में 7 जगह रखने पर वस्तुओं को 7 टाइप से प्रतिबिंब बनते हैं। क्या 7 टाइप समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिएगा, एक चीज देखे होंगे, जो जो पास जाते हैं दर्पण के तो प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? बढ़ता है, और दूर होते हैं तो घटता जाता है। दूर होते हैं क्या होता है? घटता जाता है। आप लोग देखे होंगे, सुनिए ध्यान से, जब यहाँ पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना था? बड़ा। यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच था तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना था? बड़ा। पीछे दर्पण की क्या देखें, और यहाँ एकदम वस्तु के बराबर। अब समझ जाइएगा, वहाँ पर तो वस्तु के बराबर ही बनेगा, ठीक। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतनी बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। और इस पर ध्रुव पर आए, थोड़ा सा इधर आए, सुनिएगा, थोड़ा दूर हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा क्या हो गया? दूर हुए, तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिएगा, ध्रुव फोकस पर वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना था, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रति पूछा जाए कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाने के लिए, वस्तु से बहुत बड़ा बनाने के लिए अवतल दर्पण के किस भाग पर वस्तु को रखा जाए? फोकस पर। क्या रखा जाए? फोकस पर। और वस्तु के हूबहू प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। और जब इसके बीच में कोई वस्तु हो, जब इसके बीच में वक्रता केंद्र, तो ये कहाँ बनता है? बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही बन रहा था, तो वस्तु से बड़ा। तो ध्रुव वक्रता केंद्र, सुनिएगा, वक्रता केंद्र के इधर वस्तु रहता है तो बड़ा ही बनता है। वक्रता केंद्र पर आकर के क्या हो जाता है? बराबर। ध्रुव पर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर हो जाता है वस्तु के, और वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाता है? बराबर। लेकिन ध्रुव पर जो बनते हैं वास्तविक नहीं बनते बल्कि काल्पनिक बनते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र पर जो बराबर प्रतिबिंब बनता है वस्तु के, हुए कैसे प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। बस समझे? तो 2 जगह वस्तु का प्रतिबिंब बराबर दिख रहा है, वो कहाँ है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच। और यहाँ वक्रता केंद्र से जो बराबर हो गया इधर जब जाएगी नहीं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? हटेगा। वस्तु का प्रतिबिंब का
आकार क्या होगा, घटेगा। आप देखिएगा नो कि जब यहाँ पर रखा रहता है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ क्या देखा है नहीं, सी और एफ के बीच बनता है। और जब अनंत पर था कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और फोकस पर तो बहुत ही छोटा, और यहाँ पर छोटा और यहाँ पर बहुत ही छोटा, बस मरे। तो जब अवतल दर्पण के सामने अगर जो वास्तविक प्रतिबिंब या डायरेक्ट बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाना, बहुत छोटा प्रतिबिंब वास्तविक ये बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा नु वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन ही नहीं सकता नु अवतल दर्पण में। ये खासियत याद रखना नु कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा तो हमेशा बनेगा कैसा प्रतिबिंब, एकदम बड़ा बनेगा या तो वस्तु के बराबर बनेगा। और दो कैसे बनेगा ये जान चुके हैं, ठीक, क्या इतना जान चुके, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को कहाँ रखने पर, और उसका आकार कैसा होगा, उसका प्रकार क्या होगा, नु जान चुके हैं, क्या समझ चुके हैं। अच्छा बोलिए पहले नु, जब धूर पर वस्तु का जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के धूर पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है, धूर पर ही बनता है। कैसा बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब, अरे किस प्रकार का, वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक बनता है। और आकार उसका क्या होता है, वस्तु से बड़ा कि छोटा कि बराबर, बराबर। अब बताएं नु कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो वह प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब वस्तु के किस आकार के, बराबर या बड़ा या बहुत छोटा, बहुत बड़ा बनता है। जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी या काल्पनिक, हाँ वास्तविक और काल्पनिक क्या बनता है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक। क्या इस तरह से बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के तो समझ चुके हैं, 7 स्थितियों में आकर के प्रतिबिंब बनाने का काम किया वस्तु, 7 जगह रखने पर, समझ रहे बात, ठीक है। 7 स्थिति में से 2 स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक, और 1 स्थिति में कैसा बन रहा है, वास्तविक। और सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सुनिए एग्जाम में जब भी आएगा तो यही प्रश्न आएगा, बस समझ रहे हैं। अब आगे सुनिएगा, क्या आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान से, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है, कभी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। जब भी बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक छोटा बड़ा भनु प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अब आगे देखेंगे हम उत्तल दर्पण की खासियत, तो क्या नु उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर इसका इंग्लिश होता है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे हम लोग, ठीक है। प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं नो, शांति सुनिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, आप लोगों को किसी को कुछ दिक्कत है कि कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक भी बनेगा इसमें नहीं, क्योंकि इसमें वास्तविक कटान नहीं होता है, यानी प्रकाश की किरणें को ये फैलाने का काम करते हैं बल्कि मिलाने का काम नहीं करते, ठीक। तो ये क्या इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा बोलिएगा, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना। ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है, सीधा होती है, सीधा, सीधा होती है। अब आगे सुनिएगा नु, और ये जो है उत्तल दर्पण को अगर जो देखा जाए तो इसका नु फोकस दूरी, फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है या पीछे होता है, बोलिए आगे होता है कि पीछे होता है, सारी चीज में इसका क्या होता है, पीछे होता है। प्रधान अक्ष भी पीछे, प्रधान अक्ष भी क्या होगा, पीछे, और फोकस बिंदु भी क्या होगा, पीछे, और वक्रता केंद्र भी क्या होगा, पीछे। ये उत्तल दर्पण में होते हैं, ठीक। अब आगे सुनिएगा नो, जब वस्तु अनंत से आती है नहीं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और हर स्थिति में प्रतिबिंब ये कैसा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से
छोटा बनेगा, ठीक, वस्तु से छोटा बनेगा। और सभी प्रतिबिंब जो है नो फोकस से पहले ही बनता है। सभी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर या फोकस से पहले। सभी प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? फोकस पर बनेगा या फोकस से पहले। अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ, अनंत से किरणें आएगी तो बनेगा कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और ये जो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा कैसा बनेगा? तो वस्तु से छोटा ही छोटा बनेगा, ठीक। और ध्रुव पर रखा हुआ है तो इसमें भी क्या होंगे? प्रतिबिंब। ध्रुव पर कोई वस्तु रखा है तो ध्रुव पर ही बनेगा। ध्रुव क्या फोकस से पहले है कि नहीं? और सभी दूरियां वस्तु के किस भाग से मापी जाती है? बोलिए, पूछा जाता है कि वस्तु की या किसी भी चीज़ की दूरी जो है मापना हो तो दर्पण के किस भाग से मापा जाता है? तो दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से। क्या उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की समझ चुके हैं बढ़िया से? प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक। इसमें इतना ही बात याद रखिए ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और सिर्फ इसका बात बोलेंगे हम कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होते हैं? हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। और जब ध्रुव पर रहता है तो सेम टू सेम बनता है। ध्रुव पर बस मरे नहीं, और वो भी कैसा? आभासी। काल्पनिक का नामो निशान नहीं इसमें, सॉरी वास्तविक का, काल्पनिक बोला कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब का नामो निशान नहीं कि वास्तविक प्रतिबिंब ये बनाने का काम बिल्कुल नहीं करते। तो वह कौन गोलीय दर्पण है जो हमेशा और हमेशा कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं? उन्होंने क्या बोल रहे हैं? वह कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं? उत्तल दर्पण। और वह कौन, सुनिए, वह कौन गोलीय दर्पण है? वह कौन गोलीय दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल दर्पण। समझ रहे बात? और हमेशा छोटा ही बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसकी उपयोगिता भी है। दोनों के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक। दोनों का उपयोग लिखेंगे, समझ रहे हैं? दोनों के उपयोग भी पढ़ेंगे, लेकिन इस दोनों में अंतर समझेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या ये नोट करनी है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो नहीं किए होंगे वीडियो पीछे करके देखा कर लीजिएगा, ठीक। आगे सुनिए। आप सुनेंगे अवतल दर्पण। क्या नो? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या नो? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या पूछा जाए कि एक दो अंतर लिखिए। समझ रहे बात को? और पहला अंतर क्या कहेंगे कि परावर्तक सतह धंसा हुआ। जिस गोलीय दर्पण का क्या हो? परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो। मतलब इस गोलीय अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। लेकिन इसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह देखा जाए परावर्तक सतह उभरी। और चित्र भी देख लीजिए, इस तरह से होता है चित्र। ऊपर में चित्र बना देते हैं छोटा सा। ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है? अंदर से पुलिस का क्या बस मरे। अब आगे सुनिएगा दूसरी बात। अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या अवतल दर्पण के इसमें वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के सामने होता है। फोकस क्या होता है? फोकस और वक्रता केंद्र सामने होता है। क्या होता है? सामने। और इसका क्या होता है? दूसरी बातें सी और एफ क्या होते हैं? पीछे। सी और एफ क्या होते हैं? पीछे। सी और एफ क्या होते हैं? पीछे। दर्पण के कहाँ होते हैं? पीछे। बस हमारे नीचे जी। और ये जो है इसमें काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन इसमें क्या बनते हैं? हमेशा और हमेशा केवल क्या बनते हैं? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और आगे देखा जाए इसका चौथा वाक्य पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या। किधर देखिएगा,
ये मान लिया पोल है, इधर मापी गई दूरी क्या होगी ऋणात्मक और इधर मापी गई दूरी क्या होगा धनात्मक। इधर मापी गई दूरी ऋणात्मक, इधर मापी गई दूरी धनात्मक। ये बात समझ रहे हैं। तो इसमें एक चीज आता है कि इसका वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से आप फोकस दूरी को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। इसे पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं सेकंड क्लास में, समझ रहे हो नहीं। तो ये क्या होती है ऋणात्मक होती है, ये क्या होती है ऋणात्मक। और इसका जो वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी जो होगी ये क्या होंगे धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये धन पीछे होता है। आप ध्रुव मान करके आपको बताएंगे, अच्छी परिपाटी बताएंगे आगे चलकर, इतना समझना है आप लोग को, ठीक। और इसमें जो प्रतिबिंब जो होती है बड़ा और छोटा प्राप्त होती है। वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु के बराबर प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें हमेशा केवल छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या इस तरह से अंतर आप लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं? क्या अंतर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब आगे हम लोग देखेंगे, सुनिएगा। अभी तक हम लोग 3 दर्पण देखे हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या इतना तक समझे कि नहीं समझे? इसे नोट कीजिएगा, ठीक। अब आगे सुनिए, समतल दर्पण, तीनों दर्पण का उपयोग को देख लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अब आगे सुनिएगा, पहला समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग देखा जाए तो हम लोग कहाँ करते हैं, आईने के रूप में। क्या समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, आईने के रूप में करते हैं। समझ रहे बात? पहला उपयोग जानिए, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, आईने के रूप में। समझ रहे बात को? अगला, प्रत्येक दिन जो हम जो आईने का प्रयोग देख करके चेहरा आते हैं, बाल सवार करके आते हैं, समझ रहे हो, मेकअप लगा करके जो आप लगाते हैं, ठीक, ये सभी किस आईना को देख करके, समतल दर्पण का, ठीक। तो आईने के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा बात कर लूँ, सैलून में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या सैलून में प्रयोग किया जाता है कि नहीं? सैलून में देखिए ना, दाढ़ी बनाने में दूसरा दर्पण का प्रयोग करेंगे, लेकिन समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लगा हुआ रहता है पीछे के सिर के पीछे के बाल को देखने के लिए करके, समझ रहे हो। तो सैलून में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सैलून में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखा जाए, तीसरा बात है तो सड़क व्यस्त मार्ग जिस मतलब सड़क व्यस्त हो, जहाँ पर ढेर सारा गाड़ियाँ चलती हो, सड़क पे व्यस्त मार्ग पर जहाँ पर मुड़ने वाली जगह हो, वहाँ पर समतल दर्पण का प्रयोग, मान लीजिए इसे गाड़ी है और इसे मुड़ना है, इस तरह से जाना है, और इस मार्ग पर क्या हो, गाड़ियाँ चलते रहती है, हमेशा क्या करती है, चलते रहती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग कर दिया जाता, ताकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें इसे पड़े और ये इसे परावर्तित तिरछा करके ऐसे रखा जाता है समतल दर्पण, ताकि जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़े और इधर इसे परावर्तित करे, तो इधर से आने वाली गाड़ियों को क्या चले, पता चले कि उधर से गाड़ी आ रही। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, धीमी चाल कर दिया जाता है। सावधान करने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग, यानी व्यस्तम मार्ग के पर मुड़ने वाली जगह पर क्या किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो, एक्सीडेंट ना करे गाड़ियाँ, ठीक। तो इस तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है, व्यस्तम मार्ग पर ही लिख लीजिएगा। तो समतल दर्पण का ये प्रयोग है। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं ये समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या उत्तल दर्पण, पहले अवतल दर्पण का प्रयोग जानते हैं। अवतल, ठीक है, बस कुछ बात बता करके छुट्टी देते हैं। सुनिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को एक साथ ही बोलते हैं, ठीक। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग को देखा जाए तो दोनों के एक साथ ही बोल देते हैं। आप लोग सुनिएगा ध्यान से। पहले दोनों का चित्र देखिए, ठीक। ये कौन से दर्पण है, ये कौन से दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये कौन से दर्पण है, ये कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब आप लोग बताइए ना, सुनिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करती है, सभी किरणों को मिलाने का काम करती है, समझ रहे बात को। और ये क्या करती है, फैलाने का काम करती है। ये मिलाने का काम करती है और ये क्या करती है, फैलाने का काम करती है। तो इस स्थिति में देखिएगा गाड़ी की हेडलाइन में
गाड़ी के जो हेडलाइन होते हैं, वाहनों के हेडलाइन, सॉरी हेडलाइन नहीं, हेडलाइट जो होते हैं ठीक, उसमें हम जानते क्या करता है, सड़क पर प्रकाश की किरणें हो, सड़क पर क्या हो, एक जगह इकट्ठा करने के लिए हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगर जो इसका प्रयोग करेंगे तो ये किरणें को, प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैला देगी और फैला देगी तो सड़क पर जहाँ प्रकाश पड़ना चाहिए वो पड़ेगी दूसरी जगह। समझ रहे बात को। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है, हेडलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसका किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक। और आगे सुनिए नो, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सड़क पर जो लाइट लगा रहता है या गार्डन में देखिएगा नो, जो मैदान होते हैं, फील्ड होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े खंभा गढ़ करके वहाँ पर लाइट लगाया जाता है और उस लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या करते हैं ताकि प्रकाश को फैलावे, पूरे ग्राउंड में फैलावे। ठीक। सड़क पर जो खंभा गढ़ करके लाइट लगाए जाते हैं उसमें कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, ताकि गली में भी या सड़क के किनारे लगाने से क्या होगा, पूरे उस इलाका में क्या हो, प्रकाश फैले और पूरा इलाका लाइट करे, पूरा प्रकाशित हो। समझ रहे हो। तो समझ रहे हैं कि सड़क पर जो खंभा में लगे हुए लाइट होते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होते हैं, ग्राउंड में भी जो लाइट लगे होते हैं कौन सा दर्पण लगे होते हैं। अब आगे सुनिए नो, रोगियों के जो रोगी होते हैं आँख से पीड़ित है, नाक से, गला से, आँख से भी देखा जाए नो। ठीक समझ रहे हैं। तो नाक गला उला जिसका खराब होता है नो, तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, दर्पण को उसके नज़दीक ले जाया जाता है और अंदर ले जा करके देखता है नो, सीधा प्रतिबिंब, जब बताए थे F और P के बीच वस्तु रहता है तो सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है। और नज़दीक ले जा करके उन रोगियों के अंदर में क्या गड़बड़ी है देखने के लिए, कौन चीज, नाक, कान, गला, आंतरिक भागों को पता लगाने के लिए कि क्या क्या गड़बड़ी है, उसके जांच को लेकर के डॉक्टर लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसका करेगा ना, इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है हमेशा। क्या इसका प्रतिबिंब इसका प्रयोग करेगा तो पता चलेगा नहीं। समझ, इसका क्यों नहीं करते हैं। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता, सुनिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। साइड आप जानते होंगे साइड मिरर, मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई बस हो, चाहे कोई स्कॉर्पियो हो, ये सब गाड़ी है नहीं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो, उसमें जो साइड में मिरर लगाया जाता है, उस मिरर का नाम क्या है, कौन सा मिरर आता है, उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण। आज क्यों इसका प्रयोग किया जाता, सुनिए, इसका दृष्टि प्रास जो होते हैं, साथ सुनिएगा, दृष्टि विजन एरिया, इसका देखिएगा विजन एरिया मतलब दृष्टि एरिया क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। सुनिए ध्यान से, इसका ऐसे करके देखिएगा ये बड़ा है, लेकिन इसको मिलाइएगा तो ये क्या होगा, ऐसे, इसका इतना ही एरिया है, इसका विजन मीन्स होता है दृष्टि। ठीक, इसका विजन एरिया क्या होगा, इतना है। और इतना में ही जो वस्तु रहेगा वही सिर्फ दिखेगा, इतना में जो बस इतना एरिया में रहेगा नहीं। अगर जो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो कम ही दूरी को ही इस दर्पण का प्रयोग, कम ही दूरी में स्थित वस्तु को देख पाएंगे, कम ही एरिया में। लेकिन इसका एरिया देखिए ऐसे पूरा आज जितने भी पीछे तक जाएगा, क्योंकि इसका विजन एरिया, दृष्टि एरिया बड़ा होता है। ठीक, और प्रतिबिंब छोटा बनाता है और सीधा बनाने का काम करता है। अगर इसका प्रयोग कर दीजिएगा साइड मिरर के रूप में, तो प्रतिबिंब क्या होगा, ट्रक आ रहा है आपके प्रति गाड़ी, दूसरी गाड़ी पीछे आकर के पास में आएगी तो उसको लगेगा कि पलट गया ट्रक। समझ रहे हो, सीधा प्रतिबिंब ये बनाते हैं। कभी उल्टा हुआ नजर आएगा तो देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा पीछे, कि लगता है कि अब हमारे ऊपर आकर के गिरेगा। अब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कभी कभी, और उसको पीछे लगेगा थी, जो आगे है पीछे देखेगा प्रतिबिंब को, तो कभी बड़ा बनेगा तो उसको लगेगा कि मेरे गाड़ी में लग रहा है, सट रहा है, और उसको साइड देने के चक्कर में सड़क से उतारेगा कि नहीं, एक्सीडेंट होने की संभावना इसमें रहेगा कि नहीं, बढ़ जाता है कि नहीं। और आप लोग जानते हैं कि ड्राइवर जो है ऐसा ना हो, गाड़ी के साथ हादसा ना हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप। और ये कम से कम ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका दृष्टि एरिया क्या, विजन एरिया क्या बहुत बड़ा, इसका विजन एरिया क्या है बहुत छोटा, कम ही दूरी को ही देख सकता है। इसमें क्या होता है,
बहुत दूरी को तक वस्तु को देख सकता है, चुपके से नहीं देखता है, बार बार गाड़ी चालक जो होता है अपने साइड में लगाता है। तो इसका प्रयोग जान चुके, दोनों को साथ साथ बोल रहे हैं, दोनों को साथ साथ बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तब तक समझने में। ठीक, आप लोग देखते होंगे उन्होंने इसका प्रयोग लोग लाइट उठ में बोलिए दिए, सड़क पर कौन लाइट होगा, हाँ बाल काटने में, दाढ़ी बनाने में पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल। क्यों ना, क्योंकि अवतल दर्पण में देखना रहता है ना कि दाढ़ी छोटे छोटे होती है, दाढ़ी क्या होते हैं छोटे छोटे, और पास में ले जा करके देखता है तो दाढ़ी बड़ा नजर आता है और आराम से बनाता है। ठीक, दाढ़ी बड़ा नजर आएगा तो बनेगा, और इससे क्या होगा, दाढ़ी छूटने की संभावना नहीं रहता। कितना दाढ़ी बनाता है लड़का तो छूट जाता है तो फिर आता है बनाने के लिए, कि नहीं बनाता है फिर से। ठीक, तो ये चीज़ें हम लोग, तो दाढ़ी बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मुख्य रूप से जानिएगा साइड मिरर के रूप में, याद रखेंगे हम लोग साइड मिरर के रूप में। और आप लोग को बताया गया टॉर्च उर्च में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, टॉर्च जो होते हैं, हेडलाइट जो होती हैं, टॉर्च जो होते हैं, टेबल लैंप जो होते हैं, टेबल लैंप होते हैं ना, तो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का है जी। और लेकिन ये जो गली उली में, गली और मोड़ सड़क उड़क किनारे जो खंबा में लाइट लगे होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये जो है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग समझ चुके हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग समझ चुके हैं। अब आगे सुनिए, लगता है कल की क्लास इसी पर चल पाएगा, अभी समाप्त नहीं कुछ और बहुत सारी चीज़ अभी बचा हुआ है। ठीक, आज की सेवा यहीं रखते हैं, विशेष से कल पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।